आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा के सियासत में वो भी एक दौर था जब चौधरी देवीलाल में आस्था जताने वाले राजनेताओं का एक रेला होता था, जो देवीलाल ने जीते जी इनेलो की कमान ओम प्रकाश चौटाला को सौंपी। ओपी चौटाला कई बार हरियाणा के सीएम भी रहे। 2004 के बाद सत्ता से बेदखली और जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और अजय चौटाला को 10 साल की सजा हुई, लेकिन इतना होने के बाद भी अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा और 2014 में इनेलो ने विपक्ष की भूमिका भी निभाई। लेकिन इनेलो के लिए सबसे बुरा दौर उस वक्त आया जब 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2018 में इनेलो को तगड़ा झटका लगा, जब इनेलो के विघटन के बाद जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और इनेलो को तोड़ने का दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर आरोप लगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी को जहां 10 सीटें मिली तो वही इनेलो मात्र 1 सीट पर सिमट गई। 2018 में शुरू हुए इनेलो और जेजेपी के बीच वार पलटवार का दौर अभी लगातार जारी है और ताजा भूचाल दिग्विजय के उस ट्वीट के बाद बचा है जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। दिग्विजय चौटाला के ट्वीट ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया और कई सवाल भी, लेकिन इस ट्वीट की पृष्ठभूमि क्या रही इस पर भी बात करना जरूरी है। हरियाणा के चौटाला परिवार के बीच छिड़ी जुबानी जंग और तेज हो गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने दावा किया था कि जल्द ही जेजेपी का विलय बीजेपी में होगा। वह दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला के आरोपों का जवाब देते हुए ट्वीट किया कि आप सब देखते रहिए, इंडियन नेशनल लोकदल का 2024 में जननायक जनता पार्टी में विलय होगा। वह दिग्विजय चौटाला को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी साथ मिला। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिग्विजय चौटाला ने जो कहा वो सोच समझकर कहा होगा। 2024 तक इनेलो के पास लोग नहीं बचेंगे। जब इनेलो के सब लोग हमारे पास आ जाएंगे तो इनेलो का विलय अपने आप जननायक जनता पार्टी में हो जाएगा। बड़ा मुद्दा में आज चर्चा इसी पर करेंगे कि इनेलो जेजेपी के सियासी वार पलटवार को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। क्या इन दोनों पार्टियों के बीच ये सिर्फ जुबानी जंग है या फिर अंदर खाने कुछ पक रहा है? 2024 के चुनावी रण में क्या दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं या एक का दूसरी में विलय हो जाएगा? वही अभय चौटाला का यह तंज कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो जाएगा, इसका कोई बड़ा आधार है क्या? इन सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिला। इसमें किसने क्या कहा वो जरा एक बार सुनेंगे। वो तो भाजपा के भी के लोग हैं। आप बहुत जल्द ये भी सुनोगे कि जजपा का और भाजपा का गठबंधन नहीं, दोनों का विलय हो गया। ये विलय करेंगे बहुत जल्दी, ये लोग जो है भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है और जी सोच के कहा होगा, और हम तो पहले कहते हैं कोई नई चीज नहीं। लोग हमारा विलय बीजेपी में कराने की बात करते हैं। पंजाब में तो उनका विलय जिनके विरोध में वो थे उनके साथ होता दिख रहा है जी। वो दिन दूर नहीं, इस तरह लोग छोड़ कर उनको जा रहे हैं और हमारे पास और मजबूती से आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि दिग्विजय ने जो बात आज कही है 2024 पे, उस पे हम अमल करवाने का भी काम करेंगे। तो आपने दोनों दिग्गजों को सुना कि किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं या फिर अपने पक्ष को मजबूत दिखा रहे हैं। ऐसा राजनीति में स्वाभाविक है, लेकिन सियासत में साथ आना भी बड़ा असर डालता है और सियासत में साथ छोड़ना भी बड़ा असर डालता है। ये हमने 2019 के विधानसभा चुनाव में देखा है। जब 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल 2018 की बात करें, मजबूती के साथ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही दिसंबर 2018 में जननायक जनता पार्टी अलग होकर एक नई पार्टी के रूप में खड़ी होती है तो इसका खामियाजा इंडियन नेशनल लोकदल को भुगतना पड़ा था और वो 1 सीट पर सिमट गई थी। अब ऐसे में उसकी खींच निकाल रहे हैं या फिर एक दूसरे को कमतर करके आंक रहे हैं, ये उनका अपना नजरिया हो सकता है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले वो यही कि कौन किसके साथ जाएगा, विलय होगा कि नहीं होगा, या फिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, परिचय में आपसे करा देता हूं।
रजत पंजेटा मेरे साथ, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। पंजेटा साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हरदीप पाडला जननायक जनता पार्टी से मेरे साथ है। पाडला साहब, स्वागत है आपका भी। खालिद चहलका मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। खालिद चहलका साहब, बहुत स्वागत है। एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं जननायक जनता पार्टी से पहले करूंगा। जेजेपी में इनेलो के विलय की बात का दावा किया जा रहा है, यह समझना चाहूंगा पाडला साहब कि उसका आधार क्या आप लोगों को नजर आया कि जो इनेलो है वो जननायक जनता पार्टी में विलय कर जाएगी 2024 तक आते आते, क्या आधार आपको दिखता है? देखिए शमशेर जी, राजनीति के अंदर किसी भी पार्टी की जो साख है वो इस चीज पे निर्भर करती है कि जनता उनका कितना सहयोग करी है। और जो ये आंकड़े इनेलो के हैं वो निश्चित तौर पर स्पष्ट दिखाते हैं, जो पिछले 2-3 चुनावों के उपचुनावों के जो आंकड़े आए हैं निश्चित तौर पर ये दिखा रहे हैं कि इनेलो का पतन चरण बर चरण होता जा रहा है। मैं आपको 2 मिनट में 2-3 आंकड़े दिखाना चाहूंगा कि देखिए 2014 के अंदर जब इनेलो पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 2014 के अंदर उन्हें 24.11% वोट मिली थी और 19 विधायक इनेलो पार्टी के पास थे। उसके बाद जब इनेलो पार्टी से डॉक्टर दुष्यंत सिंह चौटाला जी को और दुष्यंत चौटाला जी को निष्कासित किया गया और नई पार्टी जेजेपी पार्टी बनी। जेजेपी पार्टी बनने के बाद आप देखिए इनेलो का क्या हाल हो गया है। आज इनेलो उस माहने पर खड़ी है कि लोगों में चर्चा है कि इनेलो का निश्चित तौर पर थोड़े दिनों में अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं कि 2019 का जो चुनाव हुआ, 2014 के अंदर 24.11% वोट लेने वाली इनेलो पार्टी मात्र 2.44% वोटों पे सिमट गई और उनको मात्र पूरे जो 19 विधायक उनके 2014 के अंदर आए थे वो 2019 के अंदर मात्र 1 विधायक उनके पास आए। उसके बाद जननायक जनता पार्टी बनने के बाद जब पहला उपचुनाव जींद का उपचुनाव हुआ तो उसके अंदर आप देखिएगा कि इनेलो पार्टी जो अपने आप को बहुत संगठित पार्टी बताती थी, उनका इतना हाल हो गया कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। उसके बाद थोड़ा किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन के बाद बड़ौदा उपचुनाव आया, वहां भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। तो उसके अंदर उनका क्या हाल हुआ, आप ये तो पहले दूसरे तीसरे नहीं बल्कि इनेलो पार्टी उस टाइम चौथे या 5वें नंबर पे आई थी। इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये जो दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने बात कही है निश्चित तौर पर पूरी तरीके से आंकड़ों के आधार पर कही है। और आप देखना कि 2024 का चुनाव आएगा तो सिंपल रखने के लिए या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन की कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस के अंदर 8% वोटिंग का लेना होता है पार्टी को। अगर वो 8% वोट नहीं ले पाती तो 6% या साथ में 2 MLA उनके होने चाहिए। और अगर उनसे कोई भी कंडीशंस अगर उनसे पूरी नहीं होती तो कम से कम 3 विधायक उनको जीत के लाने होंगे। लेकिन आज का जो सिनराय है, आज का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, वो ये दिखाता है कि इनेलो पार्टी आने वाले चुनाव में इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगी। इनका एक भी विधायक जीत के आने वाला नहीं है। और 2024 के अंदर निश्चित तौर पर जो जब रिजल्ट्स आएंगे, इलेक्शन कमीशन इनका सिंबल सीज कर देगा तो उसके बाद क्या होगा। आज आप देखिए इनेलो के जो कार्यकर्ता है, क्योंकि कोई भी पार्टी की जो रीड होती है वो उसकी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। आज इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से मायूसी है। और अब जिस तरीके से श्री दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं, कई सारी बातें गिनाई हैं, कई सारी बातों को तथ्यों के आधार पर आपने रखने की कोशिश की है, लेकिन आपने एक बात यह भी कही कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, राजनीति में सब जानते हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन 2024 का आपने जो टारगेट रखा बहुत दूर है, इस पर समझना चाहूंगा कि इस बीच क्या घटनाक्रम घटित होगा। इसको लेकर मुझे रामपाल बुधवार जी बताएंगे, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रामपाल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट मैं रजत पंजेटा जी से लेना चाहूंगा। रजत पंजेटा जी, जो इस वक्त हरदीप पाडला ने तथ्यों के आधार पर बातें रखी हैं, इनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि इनसे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो स्थिति कहीं ना कहीं जेजेपी के पाले में, भविष्य में क्या होगा इसको लेकर कहा नहीं जा सकता। देखिए शमशेर जी, मैं बड़े धैर्य से और बिना इंटरप्ट किए जजपा के प्रवक्ता का सारी की सारी जो उन्होंने बात कही वो चुपचाप बिल्कुल सुन रहा था जी। और उम्मीद करता हूँ कि डिबेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और धैर्य पूर्वक सुनेंगे आराम से, ताकि हरियाणा की जनता भी सुन सके अगर आपने डिबेट रखा है तो। ठीक है, मैं इनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। वैसे तो बहुत हास्यास्पद है इनकी अपनी एक, मुझे लगता है या तो ये भविष्य वक्ता है या ये कोई ज्योतिष हैं या ये इलेक्शन कमीशन के, मुझे लगता है इनके हाथ में या इनके कहने पे चल रही होगी।
लेकिन शायद इन्हें कुछ राजनीति की मुझे लगता है सोच समझ और कम है, और ऐसे ऐसे मुझे लगता है इनके सलाहकार इस तरीके के हैं। तो जजपा का तो पतन होना वैसे ही निश्चित है, जो जैसे इनके काम है, ये चौधरी देवीलाल की नीतियों पे इनको कोई लेना देना नहीं है। तो केरल के अंदर भाजपा की 0 सीट, 2016 में भाजपा की 1 सीट थी, लेकिन आज की डेट में केरल में 0 सीट है। इनके हिसाब से तो फिर केरल में भाजपा का चुनाव चिन्ह कोई और ले लेगा। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की 0 सीट है और ना उनका वोट शेयर है, 3%, 3.03 जी। अब मैं आता हूं आंध्र प्रदेश के ऊपर। आंध्र प्रदेश में ना भाजपा की कोई सीट है ना कांग्रेस की कोई सीट है, 0% के आसपास वोट शेयर है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, पहले चंद्रबाबू नायडू होते थे। दिल्ली में कांग्रेस की लगातार पिछले 2 इलेक्शन में 0 सीट, भाजपा की 3 थी, फिर 8। तमिलनाडु में 334 सीटों में से भाजपा की केवल 4 सीट है, जबकि उन्हें 6 से 7 सीट चाहिए इस हिसाब से। तेलंगाना के अंदर टीआरएस की सरकार है, उसमें 119 विधानसभा की सीटों में से 88 सीट है उनके पास। बीजेपी के पास मात्र 1, कांग्रेस के पास मात्र 2। इस हिसाब से तो इन सारी स्टेट्स में बीजेपी के और कांग्रेस के सिंबल निर्दलीय ले लेंगे। इनकी राजनीतिक सोच पे मुझे हंसी आती है। वोट शेयर का इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल इन्होंने आंकड़ा सही रखा। 2014 में 24.11 वोट शेयर था। इन्होंने सीएम आया करके इतना दिमाग खराब कर दिया दुष्यंत चौटाला का, और इनको लगा कि जैसे पूरी की पूरी मुख्यमंत्री, जब सीएम आया के नारे लगते हैं तो निश्चित तौर पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर इन्होंने पार्टी अलग बनाने के बाद केवल मात्र 10 सीट और 14% वोट शेयर लिया, और वो जो वोट शेयर का नुकसान हुआ वो भाजपा को फायदा हुआ और कांग्रेस को फायदा हुआ, जो कि कांग्रेस मात्र 20% वोट शेयर के साथ थी। उस कांग्रेस को इन्होंने जिंदा कर दिया, और उस 7.5 कांग्रेस के पास वो वोट शेयर ट्रांसफर हुआ। बनना तो सीएम आया, बनना तो सीएम दुष्यंत को था, मगर जो मरी हुई कांग्रेस थी, जो नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे, उसकी जगह जो नेता प्रतिपक्ष बने। अगर आज की डेट में देखें तो हरियाणा में भाजपा नंबर 3 पे, तभी हम इन्हें कहते हैं कि इन्हें बच्चे हैं, इन्हें राजनीतिक सूझबूझ होती, इन्हें कोई ज्ञान और ज्ञात होता, ये तो इनका तुक्का लग गया। ये वोट मांग के आए थे दिन रात कोस के भाजपा को, मोदी न्यूज है। खट्टर का ये, खट्टर का वो, सूदी छिपकली मच्छरगणे खाया करे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज ये बताइए कि जिनके खिलाफ मैंडेट इनको मिला था, आज ये उन्हीं को सत्ता के लोभ में, लालच में इतने इनके जमीर मर गया कि चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी, जिन्होंने पूरे हरियाणा की नहीं पूरे देश की राजनीति के अंदर अहम रोल निभाया, तीन तो प्रधानमंत्री उनकी मदद से बने, एचडी देवेगौड़ा, चंद्रशेखर और वीपी सिंह, खुद वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। ये उनका लगाया हुआ पौधा है। ये 2 साल पुरानी पार्टी, जिनको इतनी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, आज वोट शेयर का ज्ञान पेल रहे हो। अरे खुद अब देखो, तुमने पूरी एक बड़ी पार्टी, जो विपक्षी भी बोलते थे, आज सारे विपक्षी क्या बोलते थे हरियाणा के अंदर, सबने पूरा जोर लगा लिया था। करण सिंह दलाल हो, रणदीप सुरजेवाला हो, जो इनेलो के खिलाफ गंदे से गंदा बोल सकता था, उनको हरियाणा के लोगों ने घर बिठाने का काम किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर के बेदी ऐसे, तो मैं कहता हूं राजनीतिक बेवकूफ, ये तो बिन बुलाए इनको तो कांग्रेस वालों को इन्होंने जीवन दान दे दिया और बीजेपी जिंदा कर दी। ये अपने आप सीएम आया, सीएम के तो आसपास भी नहीं है। तो लेकिन अभी मैं ये पूछना चाह रहा था पंजेटर साहब कि अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी जो हालात हैं, उस हालात की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति क्या है? वो इस तरह की बात करती है कि जननायक जनता पार्टी का ही बीजेपी में विलय हो जाएगा, इस प्रकार के दावे आप किस आधार पर कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सुनिए, तो मैं और थोड़ा आगे इनको एक चीज बता दूं कि हमारी पार्टी एक रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जिसका सिंबल रिजर्व्ड है। जैसे कि अगर तृणमूल कांग्रेस अगर दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहती है, रीजनल पार्टी होते हुए जेडीयू लड़ना चाहती है, तो अपने सिंबल पे दूसरे स्टेट पे भी लड़ सकती है। तो ये ख्वाब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अगले इलेक्शन के अंदर 2024 तक तो मुझे जजपा का कोई अस्तित्व नहीं लगता। जैसी इनकी करनी है, ये उचाना में ही नहीं घुस पाए। आप लगा लीजिए पिछले 2 साल से उप मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं घुस पाए। जो इनके बबली है वो खुद कोई कांग्रेस से है, रामकुमार गौतम, इनके पास तो दुकान खाली है, इनके पास तो बचेगा कुछ नहीं, ना तो वोट होगी, ना वोट शेयर होगा, ना कोई एमएलए बनेगा, तो विलय तो होना निश्चित ही है। ये तो
ये देखिए, इनके तो पद अधिकारी रोज रोज इनके पद अधिकारी छोड़ के निर्णयों में शामिल हो रहे हैं। पीछे कोई नेता है वो शामिल हुए हैं, अभी कोई इनके जिला अध्यक्ष थे वो शामिल हुए। ये तो रोज कोई ना कोई अखबार में आप भी पढ़ते हैं। हरियाणा से छुपी हुई बात नहीं है ये। तो ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। एक एक कमेंट और पंजेटा साहब एक एक कमेंट बाकी और लोगों से भी ले लेता हूं। हाँ ठीक है, चर्चा कर रहे हैं, लगातार जारी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बारी आएगी। खालिद चालका साहब, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये जो जननायक जनता पार्टी और इनेलो के बीच में इस बात की विलय को लेकर जंग छिड़ी कि कौन किस पार्टी में विलय हो जाएगा, इस पर नजर तो कांग्रेस पार्टी की भी होगी। आप लोग जरूर ये कहेंगे कि दोनों का आंतरिक मामला है, लेकिन इसके बाद भी ये जरूरी होता है किसी पार्टी के लिए सोचना समझना कि अगर कोई पार्टी किसी में विलय होती है, किसी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन होता है, उसका असर चुनाव पर पड़ता है। अब इस पर कांग्रेस की बारीक से नजर है। ये बयान सामने आया, ये ट्वीट सामने आया, उसके बाद कांग्रेस के रिएक्शन की बात में देखना चाहूंगा, क्या मानना है आपका चालका साहब? शमशेर जी, जब इस प्रदेश में उपचुनाव हुए तो इस प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, समीकरण बने, जजपा, इनेलो, बीजेपी सब एक खेमे में खड़े होकर चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ एक ही पार्टी खड़ी थी, उनकी कांग्रेस पार्टी। अभी हमारे साथी अच्छे आंकड़े पेश कर रहे थे, बात आंकड़े पेश करने की नहीं है। अभी देखना है कि प्रदेश के हालात क्या है। अभी देखना यह है कि कहते थे कि खाली सत्ता के लिए तालमेल है, वो चीज सच साबित हुई है। देखो, ये कोई हवा में उछाला हुआ तीर नहीं है। उन्होंने बाकायदा महीना तक बता दिया कि अक्टूबर, ये जो सत्ता की चाह उनकी बनती है, ये शो करता है कि ये सभी लोग एक पाले में बैठे हुए लोग हैं और सभी एक पाले में बैठकर प्रदेश के लोगों को सिर्फ सत्ता के लिए, मात्र सत्ता के लिए ठगने का काम कर रहे हैं। ये दुख है एक प्रदेश के साथ। मैं समझता हूँ प्रदेश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। जहां तक हमारा सवाल है, आप कहा कि हमारी नजरें, हमारे लिए जेजेपी, इनेलो और बीजेपी हमेशा से एक परिवार है, हमेशा से वो हमारे लिए विपक्ष है। हम उस पर विशेष नजर बनाने की आवश्यकता नहीं है शमशेर जी। हमको पहले से बताया, प्रदेश के लोग को पता हो जाएगा अभी ये कहने से कि इनेलो और बीजेपी एक परिवार के अलग अलग लोग हैं जो सिर्फ सत्ता में तालमेल बिठाने के लिए और सत्ता की चाह में एक साथ खड़े हो जाते हैं, कभी अलग। इतनी बात है, इसमें कांग्रेस पे नजर बनाने की अलग तो एक ही बार हुए हैं, अलग तो एक ही बार हुए, 2018 में अलग हुए हैं, अभी अलग जरूर हुए हैं। एक होने की अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी एक होने की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। चालका साहब जी। शमशेर जी, आप देखेंगे इनेलो का कितना लंबा साथ रहा बीजेपी को। आपने पीछे सत्ता मिल के साथ चलाई, अब उसी परिवार के कुछ लोग अलग हुए और उन्होंने फिर बीजेपी के साथ पकड़ लिया। और इसके अलावा भी ये चीजें कभी भी बीजेपी से या तीनों लोग अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक सत्ता की चाह है जो एक दूसरे को, मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ कहा है, जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा होगा तो वो सोच समझ के कहा होगा। निश्चित ही ये प्री प्लान एक जो अभय सिंह चौटाला, मैं समझता हूं कि एक प्रदेश में अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए मात्र वो एक तरह से कवरिंग है, अन्यथा ये चीज हो देखते रहेगा। कांग्रेस के लिए मात्र विपक्ष है, चाहे इनेलो हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी, हम हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैं प्रदेश के लोगों को आंख खोलने वाला है। ठीक है खालिद चालका साहब, एक छोटा सा कमेंट रामपाल बुधवार जी से भी लूंगा, जो आप तीनों लोगों को उन्होंने सुना भी है। रामपाल बुधवार जी एक कह रहा है कि जेजेपी में इनेलो का विलय हो जाएगा 2024 तक। इनेलो कह रही है कि जननायक जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। खालिद चालका साहब कह रहे हैं कि जेजेपी, बीजेपी, इनेलो ये तीनों की तीनों एक ही पाले में, विपक्ष तो इनके लिए हैं। रामपाल जी। शमशेर सिंह जी, ऐसा है जी, ये अगर जेजेपी जो पार्टी है, अगर इसका इतिहास देखा जाए तो कहां से निकल कर आई है? इनेलो से जी। ये जेजेपी का मुकाबलापन था, इन्होंने इनेलो पार्टी से अपने आप को अलग किया जी और इलेक्शन के अंदर गए। आज जहां दुष्यंत जी विपक्ष की भूमिका के रूप में होने चाहिए थे या एक सत्ता के रूप में होने चाहिए थे, आज वो सत्ता के अंदर बैठकर केवल और केवल अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर पाए आज तक। अगर इनका चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देखोगे तो मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा। कोई भी जो बेसिक जो इनका घोषणा पत्र था उसमें किसी को भी पूरा नहीं कर पाए। इसका मूल कारण क्या रहा है कि ये गठबंधन में मजबूरी का गठबंधन है, ये जरूरी का गठबंधन नहीं है। अगर ये दोनों पार्टी इकट्ठी होती
इनेलो से अलग नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आज जिस पोजीशन में बीजेपी है उस पोजीशन में जेजेपी और इनेलो इकट्ठी होती तो उस पोजीशन में आज ये होते, मतलब मुख्यमंत्री की पार्टी का पक्का होता है। अगर हमें अजय जी के बारे में या दुष्यंत जी के बारे में अतीत में देखें कि हम ये पाते हैं कि ये दोनों पार्टी जो मेंबर हैं वो एमएलए एमपी किसकी पार्टी से बने थे। नेचुरली है कि भाई देवीलाल जी की वजह से या ओम प्रकाश चौटाला जी की वजह से, और लोगों ने जो इनको वोट दी थी, जेजेपी को जो वोट दी थी वो वोट बीजेपी के खिलाफ जाकर दी थी, ना कि बीजेपी का साथ बनाने के लिए दी थी। तो आज धीरे धीरे जो है 2024 तक मुझे लगता है कि क्योंकि इनेलो की समस्या तो वैसे कि इनेलो खत्म होने वाली है और जेजेपी का ग्राफ भी लगातार गिरने लग रहा है, तो यदि इन्होंने भविष्य में अपना राजनीतिक कैरियर बनाए रखना है तो वो तभी संभव होगा जब ये दोनों पार्टी इकट्ठी मिलकर साथ चलेंगी। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है, कारण कोई भी रहेगा, लेकिन एक आसान सा तरीका होता है घर वापसी, उसका जुमला दिया जाएगा और जेजेपी जो है वो इनेलो के अंदर मिल जाएगी अगर इन्होंने अपना राजनीतिक दायित्व, अगर अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना है तो, वरना भविष्य में इनेलो वैसे खत्म है और जेजेपी से लोग वैसे नाराज होते हैं। रामपाल जी, आपने कई अहम बातें कही, लेकिन सवाल मेरा और 2018 में दिसंबर में जब स्थिति बनी थी, जननायक जनता पार्टी ने अलग, आ रहा हूं आपके पास सर, जननायक जनता पार्टी ने अलग अपनी पार्टी का गठन किया था। उस वक्त आपने कहा कि कोई ऐसी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन महत्वाकांक्षा के अलावा आपको और क्या लगता है, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी था जो आने वाले 2024 में कोई हस्तक्षेप और हो सकता है इस तरीके का, अलग होने के साथ साथ इकट्ठा करने का भी कोई हस्तक्षेप हो सकता है क्या? देखिए, क्योंकि इनका जो पार्टी का इतिहास वो टोटली पूरी तरह से राजनीतिक रहा है और ये राजनीतिक जो स्थितियां उनको अच्छी तरह से समझते हैं, और मुझे लगता है दुष्यंत जी को भी समझ आ गया होगा कि अकेले चलने से उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होना इस चीज का, तो निश्चित रूप से वो कोशिश करेंगे और भी अंदर खाते जो है या जो है दृढ़ रूप से कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इनेलो की स्वीकार्यता इसमें होगी? हालांकि इसको लेकर मैं पक्ष रखने की कोशिश करूंगा, पंजेटा साहब बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इनेलो को यह स्वीकार्य होगा या जननायक जनता पार्टी को अपने साथ लेकर दोबारा से 2024 में एक साथ आने का आपको लगता है कि ऐसा कोई कोशिश इनेलो की तरफ से होगी, ऐसा कुछ हो पाएगा? तैयार है इस बात के लिए, आपको लगता है क्या? शमशेर सिंह जी, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठी होकर सत्ता में आ सकती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी महबूबा के साथ, मुफ्ती महबूबा के साथ में सरकार में शामिल हो सकती है। तो यहाँ तो एक सिंपल सी बात है, एक परिवार ही है जो बिखरा हुआ है और उस परिवार में सिर्फ एक ही बात कहिए, घर वापसी। वो हमारी एक अपनी कहावत आती है ना कि लौट के बुद्धू घर को वापिस आए, तो एक नेचुरली बात है कि भी अपने गिले शिकवे दूर करके इकट्ठे हो जाएंगे अगर इन्होंने अपना राजनीतिक अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो। और यदि ऐसे ही रहे तो दोनों का खत्म होना है, निश्चित रूप से दोनों खत्म होंगे धीरे धीरे। इसलिए ये धीरे धीरे जो इनके सीनियर नेता हैं उनके दिमाग में बात बैठी है और जो इनके वर्कर उनके दिमाग में भी धीरे धीरे बात बैठने लग रही है कि अलग अलग ये एक और एक दो हैं, अगर इकट्ठे हो गए तो एक और एक दो ना होकर 11 होंगे। ठीक है, तो ये रामपाल जी कौन करेगा ये अलग बात है। मैं कमेंट लूंगा, पहले हरदीप पाटला जी आपसे मैं पूछूंगा, आपने चालका जी को भी सुना, उनका रहा कि ये दोनों तो ये जेजेपी बीजेपी इनेलो तो विपक्ष, हम विपक्ष में, ये दोनों एक ही पाले में खेल खेल रहे हैं, सत्ता इनके लिए बड़ी बात है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी इन्होंने दिए। दूसरा जो बात अभी रामपाल बुधवार जी कह रहे थे कि अगर एक साथ नहीं आएंगे तो राजनीतिक अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा जेजेपी के लिए भी और इनेलो के लिए भी। शमशेर जी, सबसे पहले मैं बुधवार जी ने जो हमारे विश्लेषक के तौर पर आए हैं उनकी बातों का जवाब देता हूँ। मुझे लगता है बुधवार जी विश्लेषक के तौर पर बैठ गए, लेकिन शायद इन्होंने तथ्य पूरे शायद नहीं जानकारी इनको तथ्य की। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि दुष्यंत चौटाला जी ने, अजय सिंह चौटाला जी ने लालच में आके पार्टी बनाई थी। मैं आपको बता दूं, जब गुहाना रैली में जब सीएम आया, दुष्यंत चौटाला जी के कार्यकर्ताओं ने, जब सभी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए अगर पार्टी की नई पार लगानी है, तो इनेलो के सुप्रीमो ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को, दुष्यंत चौटाला जी को, दिग्विजय सिंह चौटाला जी को निष्कासित किया था पार्टी से। उसके बाद मजबूरन जेजेपी पार्टी बनाई गई थी। दूसरा एक इन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी ने जब से जेजेपी पार्टी आई है, इन्होंने कोई भी घोषणा पत्र का जो वायदा पूरा नहीं किया। बुधवार जी मैं आपको बता दूं, आप घोषणा पत्र जेजेपी का पढ़ भी लेना बेशक, मैं आपको बता दूं कि जेजेपी पार्टी ने चुनावों के समय 2 महत्वपूर्ण वायदे किए थे। सबसे पहले दुष्यंत चौटाला जी ने युवाओं को लेकर एक वायदा किया था कि जब भी पार्टी आएगी तो
निजी उद्योगों के अंदर, हरियाणा के अंदर जो निजी उद्योग है उसके अंदर हरियाणा के युवाओं का 75% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। एक दूसरा वायदा हमारा ये था कि पंचायती चुनावों के अंदर 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। बुधवार जी, मैं आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं कि ये जननायक जनता पार्टी ने मात्र 2 साल के अंदर अपने 2 महत्वपूर्ण वायदों को पूरा किया है। और इसलिए जो आपने ये बात कही, मैं आपका समर्थन नहीं करता इस बात का कि जेजेपी पार्टी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। और जहां तक मैं अब चहलका जी का जवाब दे दूं, चहलका जी ने ये कहा कि आज हरियाणा के अंदर क्या परिस्थिति है। आज हरियाणा के अंदर परिस्थिति ये है कि इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जुबान जब्त हो गई है और कांग्रेस का अस्तित्व आप ये देखना है, राजनीतिक तौर पर इनको अब जनता ने नकार दिया है। इसलिए मैं कांग्रेस के बारे में अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब मैं रजत पंजेटा जी का जवाब दे दूं कि इनेलो की जो आज का स्थिति क्या है। रजत पंजेटा जी ने बहुत लंबे बातें की, बहुत भाषणबाजी इन्होंने करी, लेकिन मुझे इनकी बातों में किसी बात में कोई आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। इन्होंने उस तरीके से जवाब दिया जैसे कि कहा जाता है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब उनको अपने बारे में नहीं पता। वो केरल की बात करते हैं, वो उत्तराखंड की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अब उन्होंने विधायक बताए, केरल के अंदर भाजपा का विधायक नहीं आया। मैं आपको बताऊं इलेक्शन कमीशन की कंडीशंस केवल विधायक को लेके नहीं है, वोट प्रतिशत को लेके भी है। पंजेटा जी, अगर आपने वहां की राज्यों की स्थिति को जानकारी लेनी है पूरी, तो उनके विधायकों की अपेक्षा आप उनकी वोट प्रतिशत देखिए कि किस पार्टी का कितना वोट प्रतिशत मिला है। वोट प्रतिशत और अगर विधायक ना हो, जब भी किसी पार्टी का सिंबल सीज होता है। ठीक है रजत पंजेटा जी, आज की जो सुनवाई है, आज के सुनवाई के अंदर आप इलेक्शन कमीशन की एक भी कंडीशन को पूरा नहीं करते। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आपके पास मात्र एक विधायक है, वोट आपका 2.40% है, ना आप 8% वाली कंडीशंस को पूरा करते हो, ना ही आप 6% और 2 विधायक वाली कंडीशन को पूरा करते हो, ना ही आप 3 विधायक वाली कंडीशन का पूरा। ठीक है, ये इस पे आप इस बात को पंजेटा साहब जवाब देंगे। ठीक है, आप इस दिमाग पाटला साहब, पंजेटा साहब जवाब देंगे, दिमाग में पालो। ठीक है, सियासत में आपकी पार्टी का समाप्त होना निश्चित है। चलिए, ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा 2024 के चुनाव आते आते होगा क्या। मैं आ रहा हूं पंजेटा साहब आपके पास, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा इसी मसले पर कर रहे हैं कि कौन किसको विलय के लिए कह रहा है और कौन किसके साथ जाएगा, ये 2024 बताएगा। लेकिन उससे पहले इस बात पर सियासत तेज हो गई है कि जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच 2018 में जो एक तकरार बढ़ी थी, अब लगातार दरार बनती चली जा रही है। लेकिन यह भी राजनीति के जानकार लोग मानते हैं कि 2024 में अगर इन दोनों को अपना अस्तित्व बचाना है तो साथ आना होगा। क्या वाकई में इस पर सच्चाई नजर आती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है। जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा इसी मसले को लेकर हो रही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल जननायक जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग बहुत बार सामने आती है, लेकिन अब एक ट्वीट के बाद ये भूचाल आया हुआ है कि जिस तरह से दावा कर रही है जननायक जनता पार्टी की इनेलो का जेजेपी में 2024 तक विलय हो जाएगा, उसके पीछे क्या उनका आधार है, और जो जेजेपी के बीजेपी में विलय होने की बात कर रही है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उसके पीछे क्या आधार, इस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी नजर इस पर बनी हुई है कि इन दोनों पार्टियों का आखिरकार 2024 तक आते आते किस स्थिति में होंगी और बीजेपी की प्लानिंग क्या होगी, इस पर कांग्रेस की भी नजर होगी। लेकिन मैं पंजेटा साहब मेरे साथ बने हुए, हरदीप पाटला मेरे साथ है, खाली चलकर रामपाल बुधवार मेरे साथ है। मैं पंजेटा साहब आपसे बात मैं करना चाहूंगा, आप इन सब लोगों की बातों का जवाब तो देना, लेकिन जो एक बात रामपाल बुधवार जी ने कही कि आप दोनों का अलग अलग होना ये घातक साबित हुआ ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, और यह भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 2024 तक आते आते इसका खामियाजा जननायक जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। पर मैं उस दिसंबर 2018 की बात करूंगा, अक्टूबर 2018 की बात करूंगा, जब गोहाना की रैली में मैं वहां मौजूद था। मैंने देखा था कि किस तरह से एक हुजूम, एक भीड़ जो है कितनी तादाद में नारे लगा रहे थे दुष्यंत चौटाला के पक्ष में। क्या उस चीज को आंकने में इनेलो ने भूल कर दी? नहीं तो आज स्थिति ऐसे होती कि आप लोग सत्ता में होते, सीएम कोई भी होता और दूसरी पार्टी आपके साथ सहयोगी के तौर पर होती। ये ऐसा हो सकता था आज जो हालात जेजेपी के साथ बने हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात से यहां सहमत नहीं हूं कि हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती, उसमें कोई दो राय नहीं थी कि हमें किसी के सहायता की जरूरत पड़ती। और यही शायद फीडबैक कुछ ये नारे लगाने वालों को कर दिया आगे, हो सकता है सीएम आया। तो अभय सिंह जी सब परिवार की एक उनको बहुत ज्यादा रही है, परिवार की शर्म रही है, वो नहीं चाहते थे। लेकिन इन बच्चों को शायद बड़ों की शर्म नहीं रही। ये एक सीमा उन्होंने लांघी, किस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी गिराने की कोशिश की गई, उनको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। मैंने विजुअल्स देखे हैं उस रैली के अंदर, करण चौटाला जी को भी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, उनको भी धक्के मारे गए थे। उसको वो सब कुछ देखने के बाद भी अभय सिंह जी ने बहुत संयम का परिचय दिया, मगर इनमें एक सत्ता की भूख और लालसा बहुत ज्यादा हद तक हावी हो गई। इनको लगा कि ये जो नारे लगाने वाले, इनसे ज्यादा नारे लगाने वाले तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कहा था, इनसे ज्यादा नारे लगाने वाले तो उनके पक्ष में भी खड़े हो जाते। लेकिन ये एक पब्लिक रैली के अंदर ऐसा इनडिसिप्लिन और ऐसी चीज जाहिर करना ही गलत है। मैं इस चीज को ही गलत मानता हूं। अगर कोई बात थी तो आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से बंद कमरों में एक परिवार की बात है उसको वहां करते। आप एक पब्लिक रैली में सरेआम दुनिया के सामने तमाशा कर रहे हैं, वो चीज जजपा ने एक सीमा लांघी वहां पे, बड़ों की शर्म नहीं। दूसरा, अभी जो आप बोल रहे थे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती, वो बुधवार जी को मैं बता दूं, कोई हम किसी का वो लेने की जरूरत नहीं थी। ये सारी रिपोर्ट सीआईडी की रिपोर्ट भी यही थी। अब आपको मैं बता दूं, इंडियन नेशनल लोकदल का इन्होंने कहा पतन हो जाएगा। हाल ही में चुनाव हुआ जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया, जहां कांग्रेस ने भी अपनी वोट इनेलो को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी वोट ट्रांसफर करा दी एलाहाबाद उपचुनाव के अंदर। हिम्मत किसी में नहीं है। आज बोल दीजिए आप दुष्यंत को इस्तीफा देकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। आज बोल दीजिए आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस्तीफा देकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। लड़ेंगे ही नहीं कभी। बयानबाजी जितनी मर्जी करवा लो इनसे, टीवी पे बैठ के डिबेट में बक जितना मर्जी ये करते रहे, लेकिन ये इस्तीफा नहीं देंगे कभी। भाजपा का कोई नेता बोल दे कि इस्तीफा देना, इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन इनको मैं बता दूं, ये सब मिलके भी हम इंडियन नेशनल लोकदल को खत्म नहीं कर पाए। और ये सिद्धांत और असूल ही है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के। सियासी गलियारों में भी ये बातचीत थी, उन्होंने अपने सिद्धांत असूल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे 10 साल जेल काट ली। राजनीतिक से प्रेरित वो केस आप ये देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है इंडियन नेशनल लोकदल। बीजेपी की पिछली सरकार 5 साल रही, क्या कोई एक्शन हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ? ये प्रेशर आने के बाद हमारी ऊबू चार्जशीट को इन्होंने एफआईआर बना के पेश किया। ये पार्ट 2 है जो भाजपा के साथ जो ये इनका जो गठबंधन के साथ ये सरकार चल रही है, बाद में चुनाव के बाद का जो इनका लोक का गठबंधन है, तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन जो भी वो शिकंजे, कांग्रेस तो ये कहती है कि इनेलो है, जेजेपी है, बीजेपी है, सब एक ही खेमे के लोग हैं, अलग थोड़े ही हैं। सत्ता की जब भागीदारी की बात आएगी, जरूरत पड़ेगी तो एक साथ आ जाएंगे। देखिए, कांग्रेस तो आज सबको पता है कि कांग्रेस किस तरीके से
साथ दे रही है भाजपा का। ये क्या छुपा हुआ है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो किस तरीके से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे हिसार से जो है एक टीवी चैनल के वो मालिक भी हैं, तो उनको मदद करने के लिए स्याही बदल दी, खुद की तो वोट ही नहीं डाली उन्होंने राज्यसभा में पहुंचाने के। सुभाष चंद्रा जी का नाम ले रहा हूँ, क्या शर्म आपने बताने में, जो हुआ वो सबके सामने। तो किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार मदद करते हैं, हर बार ही मदद करते हैं, तो ये तो कोई किसी से जनता से छुपी हुई बात नहीं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खिलाफ एक्शन लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भाजपा ने पिछली सरकार के अंदर, और इन्होंने 2-3 और बातों का जिक्र किया। अभी मैं यहाँ विलय की बात आप कर रहे थे, देखिए विलय किसी का किसी में मिल जाना, पूरी पार्टी में मिल गई। ये चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, ये इतिहास है इस पार्टी का। कोई ये जजपा की तरह ये थोड़ी ना कि ये 2 दिन की पार्टी है और ये हमें बताएंगे एक नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, हमारा सिंबल रिजर्व्ड है। ये ऊंच नीच होती रहती है। भाजपा के पूरे देश में 2 MP होते थे, तो क्या भाजपा को उसके ऊपर ये आंकलन लगाएंगे? कल को क्या होगा? जजपा का ना तो कोई वोट होगी ना वोट शेयर होगा। ये चाबी रखेंगे भी, रखते भी रहे, ये लगातार ही पार्टी खत्म हो जाएगी। विलय तो होना ही होना है। आज इनके पदाधिकारी लगातार छोड़ते जा रहे हैं। अभी इन्होंने ध्यान से नहीं सुना, ये जजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही, इन्होंने कहा मैंने आंकड़े नहीं रखे, आंकड़े रखे अगर किसी ने, सिर्फ मैंने रखे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर करूं, मैंने ना अगर ध्यान से सुनते ना तो मैंने उत्तराखंड का नाम लिया ना यूपी का नाम लिया। अब आप सुनिए ध्यान से, कहीं दोबारा आपको बोलते कि आंकड़े नहीं रखे। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की कोई भी सीट नहीं है, वोट परसेंट है 3.03। अब आप सुनिए, आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, 0% कुछ वोट शेयर है सिर्फ। तमिलनाडु में 234 सीटों में से 4 सीटें और वोट परसेंट ठीक है जो आप कह रहे हो वो भी नहीं है। तेलंगाना के अंदर बीजेपी की 1 सीट है और कांग्रेस की 2, वोट शेयर उनके पास भी नहीं है। एक तो आप आंकड़े नहीं हो, टीवी डिबेट में बैठ के पहले आप सुना कीजिए, कान खोल के रखिए। समझ गया, ये जो आप कहना चाहते हैं इस बात को मैं समझ गया, लेकिन मुझे और भी लोगों से बात करनी। ठीक है, आपके पक्ष आपने रखा। खाली चलका साहब आपके पास आऊं, उससे पहले छोटा सा कमेंट मैं रामपाल बुधवार जी से लेना चाहूंगा। रामपाल बुधवार जी, खाली चलका साहब, आप इन लोगों के आरोपों का जवाब देना जो इनेलो की तरफ से, जेजेपी की तरफ से आए। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे रामपाल जी, कि इनेलो जेजेपी इसके साथ आने की मैं बात करना, हालांकि देखिए अभी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये अलग अलग लड़ते हैं या ये साथ आ जाते हैं, इससे कांग्रेस को किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि कोई राजनीतिक दल अगर एक साथ आता है जिसमें पुरानी खटास है, मिलजुल कर लड़ते हैं, तो इससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा? और अलग अलग ये लड़ते हैं तो इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए क्या क्या कुछ परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? देखिए, जब तक ये शमशेर सिंह जी, पहले तो मैं अपने जेजेपी के साथी को जो मैंने कहा था उसका मैं थोड़ा सा बता दूं। मैंने ये कहा था कि जो इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 75% युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में इन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी, कोर्ट के अंदर केस है, और उसका अमाउंट जो देखिए 30,000 रुपए से ऊपर तक की। मुझे लगता है कितनी अब पिछले 2.5-3 साल में कितनी फैक्ट्रियां नई आई होंगी और उसके बाद लागू होगा आगे ये जो आगे खुलेंगी, तो निश्चित रूप से उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 5100 रुपए वृद्धा पेंशन की बात हुई थी, कहा गई बात। ऊपर से कहा था कि 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर युवाओं के पेपर सेंटर नहीं बनेंगे। 250 किलोमीटर दूर गए विद्यार्थी, 250 किलोमीटर दूर युवा गए हैं। अब कमाल की बात यह है कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक प्रकार से आपको नीचे दबा लिया आपके। अगर यही दोनों पार्टी इकट्ठी होती है, अलग नहीं होते इनेलो और जेजेपी, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी तरह से जिस भावना से ये राजनीति में आए थे, जिस भावना से इलेक्शन लड़े थे, मुझे लगता है कि वो उस पर शायद खरे उतरते, लेकिन अब उस तरह से खरे नहीं उतर पा रहे जिस तरह से खरे उतरना चाहिए था। रही बात दूसरी कि भी वहां गोहाना रैली के अंदर क्या हुआ था, अगर शमशेर सिंह जी थोड़ा बहुत इतिहास अगर आपको ध्यान हो इसका इनेलो पार्टी का, तो ये एक वेल अनुशासित पार्टी रही है। गोहाना की रैली में उनके समर्थकों को उकसाने वाला कौन था? क्या ये संभव है जी कि जो इतनी पुरानी पार्टी है उस पार्टी के इतने सीनियर लीडर बैठे हुए हो और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नारे लगाए जाएं और वो खामोशी से बैठकर देखता रहे? तो इसका मतलब क्या था जी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक प्रकार की पद की तो सोच थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डिप्टी सीएम ही बनना था तो आसानी से बन सकते थे ये जी। बात तो यहाँ सीएम बनने की बात थी ना। दूसरा, अगर मान लीजिए जेजेपी को ये लगता है
कि भी वो अपने दम के ऊपर इतनी आगे तक बढ़ चुकी हैं, तो फिर उन्होंने इलेक्शन के तुरंत बाद जो है वो बीजेपी से समझौता क्यों करा? भाई ये किसी को समर्थन देते ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन के अंदर तो अगर आपने दिन के देखे हो, भाषण जितने भी देखे हो, तो दुष्यंत जी तो सबसे ज्यादा गाड़ी बकते थे बीजेपी को, इनको यमुना पार भेजने की बात करते थे और इनके साथ ही बैठे हुए हैं। तो किस तरह से जनता जो है इनको माफ करेगी? एक छोटा सा इस पे भी आप छोटा सा बताएं बुधवार साहब, एक इस पे बताएं कि कांग्रेस की स्थिति क्या होगी अगर साथ आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो क्या क्या परेशानियां, क्या फायदे? क्योंकि चालका साहब से मैं जवाब लेना चाहूंगा। हरियाणा में जो एक जाति विशेष के लिए जो पद खाली बना हुआ है, जो नेता का अभाव बना हुआ है, इस समय सिर्फ हमारे यहाँ भूपेंद्र हुड्डा सिंह जो है अगुवाई कर रहे कांग्रेस की। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस को भी होगा और इसका नुकसान जो बीजेपी को भी होगा। बीजेपी को तो होना ही होना है, लेकिन कांग्रेस को भी इसके साथ नुकसान होगा। जब तक ये अलग अलग रहेंगे तो ये दो ही रहेंगे, कभी 11 नहीं बन सकते हैं। और इन दोनों का जो आपसी तनाव है उसका फायदा बीजेपी को भी होना है और कांग्रेस के होने, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है, खालिद चालका साहब आपने सुन लिया सभी को, आप उसका भी जवाब दें। और जो एक सवाल मेरा इसी मसले पर रहेगा कि ऐसे हालात में, जब मैंने पहले भी पूछा था कि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कोई राजनीतिक दल अगर टूटने के बाद दोबारा से साथ आता है तो उसका कहने के फायदा उस पार्टी को मिलता है जो टूटने के दौरान नुकसान हुआ था। और जाति विशेष की जहाँ तक बात आती है, ये सब जानते हैं कि कौन किस जाति का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसे हालात में एक जाति विशेष को अगर देखें तो उसका भी कहने के झुकाव होता है, राजनीति में इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एक ही प्रदेश में दो बड़े धड़े अपने आप को एक खास जाति का प्रतिनिधित्व के तौर पर प्रेजेंट करें, चाहे वो मौखिक तौर पर ना करें लेकिन सांकेतिक तौर पर ऐसा होता है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहते हैं कि दोनों बीजेपी के साथ मिले हुए, बीजेपी के साथ काम करने की धड़े में बैठे हैं, हम तो विपक्ष में हैं। शमशेर जी, सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, आपका भी सवाल का जवाब दूंगा मैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जो एक इतिहास जग जाहिर है उसको देखना पड़ेगा। अगर आप 2019 के 2014 के चुनाव से पहले देखेंगे तो आईएलडी बहुत पुरानी साथी रही भाजपा की। एक ही परिवार के अंदर सत्ता की मुख्य कुर्सी को लेकर विवाद हुआ और परिवार अलग अलग हो गया, और जो अलग होकर जिन लोगों ने राजनीतिक पार्टी बनाई, उन्होंने जब चुनाव शुरू किया उन्होंने अपने परिवार को कम कह के भाजपा को हर मोर्चे पर, हर मंच से जो कहा, पूरे हरियाणा ने देखा, आप सबने देखा। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो कुछ सीटें लेके आते, सबसे पहले सत्ता के लिए कहा जाते हैं भाजपा के पास जाते हैं, यानी उसके पास जाते हैं जो उनके परिवार के साथ पुराने ताल्लुकातदार रहे। ये चीज हरियाणा में जग जाहिर है, लेकिन इसको समझना होगा। ये जो हरियाणा के अंदर चल रहा है कि जेजेपी सुप्रीमो, इनेलो सुप्रीमो, अभी हमारे साथी जो है तुलनात्मक चीजें बता रहे थे कि कांग्रेस से तुलनात्मक चीजें बता रहे थे, फला प्रदेश में ये हुआ, फल। देखिए, आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, जो आप जिसकी तुलना कर रहे हैं वो छोटे छोटे दल जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ सत्ता के इधर से उधर हो रहे हैं। परिवार, जहां तक अगर आप ये बयानों की बात करते हैं, हमारे लिए विपक्ष से समझे। एक मिनट चालका साहब, पंजेटा साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? आपको दिक्कत तो नहीं है? सुन पा रहे हैं? ठीक है, बात पूरी करें। जहां तक देखो, मैं क्लियर आपको कह रहा हूं, जो मैंने पहले कहा फिर से कहता हूं, कांग्रेस के लिए भाजपा, जेजेपी, इनेलो विपक्ष है। लेकिन ये जो बयान दिया है दोनों ही लोगों ने, पहले दिग्विजय सिंह चौटाला देते हैं, उसके बाद उस बयान को फिर उसका जवाब देते हैं अभय सिंह चौटाला। अभय चौटाला का पहले, अभय चौटाला की प्रतिक्रिया पहले सामने आती है। मैं बता दूं, ये प्रतिक्रिया पहले सामने आती है कि जेजेपी का बीजेपी में विलय का उन्होंने दावा किया था, ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर ऐसे रिएक्शन सामने है। खाली चाप बोलिए। हाँ, मैं कहना यह चाह रहा था कि जो दोनों पार्टियों के नेताओं के रिएक्शंस आए हैं वो उनकी लड़ाई खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए है। मैं समझता हूं कि इनेलो इस प्रदेश के अंदर अपना अस्तित्व खो चुकी है, खोएगी नहीं, वो खो चुकी है। और ये अस्तित्व खोने की लड़ाई अब जननायक मैं इलाहाबाद उपचुनाव की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा सर। अस्तित्व अगर ऐसा होता तो फिर वहां पे परिस्थितियां कुछ और होती, इसको लेकर भी चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जो मुकाबला देखने को मिला वो बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच मुकाबला था। और ये इस दौर में चुनाव हुआ था जब कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे थे, उसी के खिलाफ उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। सत्ता के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ना बहुत आसान काम नहीं होता। खालिद साहब पूरा कीजिए बात को। तो जमाना आपको बताना चाहता
एक मिनट शमशेर जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब ये चुनाव चल रहा था, प्रदेश में 4-5 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने 4-5 बार इस प्रदेश का नेतृत्व किया, उनको क्षेत्र में ये कहने की जरूरत पड़ती है, उनको क्षेत्र में जाके ये कहने की जरूरत पड़ती है कि भाई मेरे रहते आप एक बार अभय सिंह चौटाला क्षेत्र को लेकर आपने जिक्र किया खालिद साहब, उसमें क्षेत्र का आधार बताइए, किस तरीके के क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर मैं उस पर भी सवाल करूंगा आपसे। नहीं, क्षेत्र में चुनाव में खुद ओम प्रकाश चौटाला जी को जाके ये कहना पड़ता है कि अगर आप मतलब मेरी विरासत का चौधरी देवीलाल जी की विरासत का अधिकारी अभय सिंह चौटाला है और उसको लेकर जनता को बोलने पड़ता हूं। मैं समझता हूं कि ये जीत उनकी सिर्फ मात्र एक सहानुभूति जीत है और वो जीत नहीं है। ये चुनाव जब इस प्रदेश के अंदर आम चुनाव होगा, सभी लोगों को, खासकर जेजेपी को और इनेलो को अपनी असलियत का पता लगेगा और ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा। ये दोनों पार्टियां या तो किसी के साथ होंगी या एक साथ होकर चुनाव लड़ रही होंगी। ठीक है, ये प्रदेश में आने वाला वक्त। चलिए, आपने क्षेत्र को लेकर बात रखी तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें आपने चीजों को चेंज कर दिया, नहीं तो मुझे उस पर भी बात करनी थी। हरदीप पाटला जी, आपने सबको सुन लिया, लेकिन अब जो अहम बात मैं करने वाला हूं ये है कि अक्सर देखने में आता है कि जैसे कि रामपाल बुधवार जी ने भी कहा कि जहां शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र किया, महबूबा मुफ्ती का भी जिक्र किया, चुनाव में कुर्सी सत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह भी बहुत अहम माना जाता है कि सिद्धांतों को लेकर बात होती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुर्सी के सामने सिद्धांत छोटे पड़ जाते हैं। अब ये समझना चाहूंगा कि जो बातें हो रही हैं, इन बातों में विलय होगा कि गठबंधन होगा, और अगर विलय नहीं होता है तो गठबंधन तक नौबत आती तो फिर क्या होगा? पाटला साहब, किसकी पार्टी के साथ? मैं जेजेपी और इनेलो की बात कर रहा हूं सर। देखिए, जहां तक जेजेपी और इनेलो की बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पार्टी किस तरीके से एक होंगी। ये पार्टी इस तरीके से एक होगी कि इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके विपरीत हालात बनते तब की मैं बात कर रहा हूं। जब ऐसी सिचुएशंस नहीं पैदा होती हैं तब कैसे होगा? विलय का आपने ये गणित बताया, गणित के अलावा और बहुत सारी बातें होती है, उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ। आज के समय में जिस तरीके से गठबंधन सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं, आप ये देखना आने वाले समय में ये गठबंधन और भी मजबूती के साथ उभरेगा। आप देखना जननायक जनता पार्टी के, जिस तरह आपने देखा पिछले समय में, अभी हमारे सदस्यता अभियान चला था कि 5 लाख से अधिक ज्यादा मेगा से हमारे सदस्य नहीं बने हैं। तो देखिए जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात को सुन रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता का बात को वो गंभीरता से सुनकर काम करते हैं। आप ये देखना कि इनेलो का कार्यकर्ता, इलाहाबाद को लेकर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वहां पर हमने देखा कि ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है, जिसका सिस्टम, सारा तंत्र जिसके हाथ में होता है, और फिर वो इंडियन नेशनल लोकदल के गढ़ की बात कर लें या फिर मैं चौधरी देवीलाल की विरासत की बात कर लूं, तो आप उसका अपने साथ होने का दावा करते हैं। वहां आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता नहीं पाए, इससे क्या मैसेज जाएगा, क्या समझा जाए कि जिस बात को लेकर आप ये कह रहे हो कि इनेलो का ग्राफ कम हो रहा है, जेजेपी का बढ़ रहा है, तो वो बढ़ता हुआ मुझे दिखा नहीं। मैं ग्राउंड पर था, इलाहाबाद को मैंने पूरा कवर किया, मैं लगभग 15-20 दिन वहां रहा। देखिए शमशेर जी, कोई एक जो इकल्ला चुनाव है वो किसी पार्टी के अस्तित्व को ना तो बताता है कि समाप्त होगी नहीं होगी, लेकिन जो चरणबद्ध तरीके हैं, जो पिछले इतिहास है, जो पिछले 2-3 चुनाव है, उनसे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि इनेलो पार्टी का पतन हो रहा है। इलाहाबाद चुनाव के अंदर जो परिस्थितियां थी, देखिए निश्चित तौर पर किसान आंदोलन का भी फरक था और इन्होंने इस्तीफा देकर 2024 तक कम हो जाएगा, 2024 तक ये असर कम हो जाएगा। कोशिश करी हरदीप जी, 2024 तक ये असर कम हो जाएगा क्या? किसान क्या, जिन लोगों को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती रही मंच से, पता नहीं किसने क्या क्या कह दिया, किसान देश का अन्नदाता है, वो इतना जल्दी सब कुछ भूल जाएगा क्या? देखिए शमशेर जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक किसान की बात है, इनको आपने देखा इलाहाबाद चुनाव के अंदर जो लोग बड़े बड़े हवाई बातें करते थे कि हम 75,000 से जीतेंगे, हम 1 लाख से जीतेंगे, जनता ने उनको आईने दिखाने का काम किया है। और देखिए जब चुनाव का आखिरी राउंड चल रहा था, जो ये लोग ये कहते थे कि हम 50,000 से तो हम जीत पड़े हैं, हम तो हल्के के अंदर घूमेंगे नहीं, लोग तो हमें जितवा देंगे। आखिरी राउंड जब आए थे इलाहाबाद के, आप उनका अगर चेहरा देखते हैं, उन सबके पसीने छूटे हुए। छोटा सा कमेंट पंजेटा साहब मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो बात अहम बात जो करने वाला हूं, विलय की बातें इधर से उधर होती रहेंगी, उसको कोई कहता रहेगा, इसको कोई कहता रहेगा, इनेलो जेजेपी को कहती रहेगी, जेजेपी इनेलो को कहती रहेगी। पर ये राजनीति के जानकारों का जरूर मानना है कि अलग होने से नुकसान होता है, साथ आने से फायदा होता है। और 1 और 11 की बात तो रामपाल बुधवार जी भी कर रहे हैं। अब विलय को लेकर आप लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन साथ आने से फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करेंगे आप लोग 24 में?
सिद्धांत बहुत बड़ी चीज है जी। इनको तो पहले 750 जो किसानों की इनको शहादत हुई है, वो धब्बा है जो इनके ऊपर, पहले तो उसकी माफी मांगे प्रदेश की जनता से, जिस काले कानूनों का ये समर्थन करते रहे और उसके पक्ष में ट्रैक्टर रैलियां भी निकालते रहे। और देखिए ये इतरघात करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता इतनी जल्दी हरियाणा की जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी। ये तो सारी एक गद्दार तो प्रदेश की जनता के भी रहे हैं, ये पार्टी के थोड़ी ना रहे हैं। ये मैंडेट इनको बीजेपी के खिलाफ मिला था। दूसरा, यह बुधवार जी इनेलो के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी कर गए कि वो अनुशासन पार्टी में कभी राय नहीं है, जबकि इन्होंने जिक्र सिर्फ गोहाना की घटना का किया। देखिए, गोहाना की घटना में अगर किसी ने अनुशासनहीनता करी, वो जजपा के लोगों ने। मुझे जहां तक चीज समझ में आई रामपाल जी की, वो ये समझ में आई कि अनुशासनहीनता को लेकर उनका इशारा जननायक जनता पार्टी की तरफ था। वो शायद रामपाल जी साफ कर देंगे उसको। पार्टी को नहीं कहा अनुशासनहीनता का, ये आपको समझने में आप भूल कर गए, आप समझने में भूल कर गए। हाँ ठीक है, सॉरी, मेरे को ये काम ही जजपा वालों का ही नहीं में। देखिए, इनमें सत्ता की भूख बहुत ज्यादा हो गई थी। क्या कह सकते हैं, इनके महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्या नहीं दिया हुआ था इनको? पूरी जो इंसो है वो दिग्विजय के हाथ में थी, दुष्यंत के हाथ में की पूरी यूथ इंडियन नेशनल लोकदल की बागडोर थी, और मिसेस अजय चौटाला जी को बनाया गया विधायक डबवाली से। और खुद जो दुष्यंत अगर एमपी जीते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला जी के प्रयासों से जीते हैं। और वो जब जजपा से वो लड़े तो 4.25 लाख वोटों से हारे। 4.25 लाख वोटों से हारे वो। जजपा में आने की जजपा की औकात क्या है? 4.25 लाख बीच में शमशेर जी, मैं बीच में 1 मिनट के लिए क्वेश्चन रजत जी को कहना चाहूंगा। आप बार बार अनुशासनहीनता की बात करते हैं, आप चौधरी देवीलाल जी का नाम ले। मैं तो एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जेजेपी पार्टी अलग हो गई, मुझे तो आप बताओ इनेलो का ये हाल क्यों हुआ जेजेपी पार्टी बनने के बाद? चलिए, रोकूंगा आप सभी को। आज जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे थे बहुत गंभीर मसला है, और ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणियां, ऐसे बयान आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे। पंजेटा साहब, पाटला साहब, चालका जी, रामपाल जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मसला जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर था। उसमें कांग्रेस की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है कि कोई पार्टी किसी के साथ आती है तो उसका सियासी नफा नुकसान दूसरी पार्टी को जरूर होता है। अब विलय की बात कर रही है जननायक जनता पार्टी की, इनेलो का विलय हो जाएगा, उसमें वोट बैंक, शेयर, तमाम चीजें गिनाई। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय की बात इनेलो करती है कि जननायक जनता पार्टी का विलय हो जाएगा, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सारी पार्टियां एक तरफ हैं, एक साथ हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। लेकिन इतना जरूर इस बात से साफ हुआ है कि आज की चर्चा में कि अगर ये दोनों राजनीतिक दल जो जेजेपी और इनेलो की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों का अलग अलग जाने से नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई जिस तरह से रामपाल बुधवार जी कह रहे थे कि साथ आने से हो सकती है, लेकिन साथ आने का तरीका क्या होगा? विलय होगा, एक पार्टी दूसरे में मिल जाएगी, या फिर कुछ चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ऐसा होगा, उसके आधार पर कुछ होगा। लेकिन यह तय है कि 2024 में कुछ खिचड़ी ऐसी पकेगी जिससे हरियाणा की सियासत पर असर पड़ेगा। उसमें जेजेपी और इनेलो साथ आती है कि नहीं, इस पर बारीकी से नजर बनाकर रखनी होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2